हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का हाइड्रोजन बम, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग (ईसीआई) पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे किसी एक सीट का मामला नहीं, बल्कि राज्यों में वोट चोरी की एक बड़ी साजिश बताया और इसे एच-फाइल्स नाम दिया है। प्रमुख आरोप और चौंकाने वाले आंकड़े। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटरों में से 5 कैटेगरी में लगभग 25 लाख वोट चोरी हुई। इसका मतलब है कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था, जिससे कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। डुप्लीकेट वोटर। उन्होंने बताया कि 5,21,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर पाए गए। पोस्टल बैलेट और वास्तविक वोट का रुझान। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में पहली बार पोस्टल बैलेट और असली वोटों का रुझान अलग रहा। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 76 और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिलती, जबकि पहले दोनों का रुझान एक जैसा होता था। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन अंत में कांग्रेस 22,779 वोटों से हार गई, जिससे कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा वोटों का फर्क रहा। फर्जी वोटिंग के मामले। उन्होंने दावा किया कि एक ही महिला का नाम वोटर लिस्ट में 223 बार था। एक ब्राजीलियन महिला की तस्वीर दिखाकर आरोप लगाया कि इस फोटो के साथ अलग अलग नाम से 22 जगह वोटिंग हुई है। उन्होंने सवाल किया कि ये महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में क्या कर रही थी। मतदाता सूची से नाम हटाना। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि 3.5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए, जिनमें से ज्यादातर कांग्रेस के वोटर थे। सीसीटीवी फुटेज और चुनाव आयोग पर सवाल। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग को छिपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर हटाए गए, क्योंकि कई बार लोग वोट डाल पाए। उन्होंने कहा कि ममता, दुर्गा, संगीता, मंजू जैसे नामों से लोग आए और वोट कर दिया, जिन्हें कोई नहीं जानता था। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि सभी वोटर 104 और 103 मकान में क्यों रह रहे हैं और इन नामों की लिस्ट किनकी है। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। जेएनजी और भविष्य को लेकर चेतावनी। कांग्रेस नेता ने भारत के युवाओं जेन ज़ेड से इस मामले को स्पष्ट रूप से समझने का आह्वान किया, क्योंकि ये उनके भविष्य के बारे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो 100% सबूत के साथ भारत में चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की योजना बनाई गई थी। राहुल गांधी ने फर्जी वोटिंग के पीछे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की मंशा का आरोप लगाया। हाइड्रोजन बम का संदर्भ। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को बीजेपी को चेतावनी देते हुए एक बड़ा खुलासा करने की बात कही थी, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बम का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी वाला ये हाइड्रोजन बम बाद में फूटेगा। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने आज ये खुलासा किया है। बिहार चुनाव 2025। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले, बिहार में घूम रहे 2 राजकुमार, दिल्ली वाला कर रहा छठी मैया का अपमान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत महिला कार्यकर्ताओं से लंबी बातचीत की और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, 2 राजकुमार और छठी मैया का अपमान। 2 राजकुमार का जिक्र। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में 2 राजकुमार घूम रहे हैं, जिनमें से एक दिल्ली का है। दिल्ली वाला राजकुमार, ये सांकेतिक रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरा राजकुमार, ये आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए इस्तेमाल किया गया। छठी मैया का अपमान। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली वाला राजकुमार बिहार में घूमकर छठी मैया का अपमान कर रहा है। पृष्ठभूमि। पीएम मोदी का यह बयान राहुल गांधी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बिहार की एक रैली में कथित तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी छठ पूजा के नाम पर दिल्ली में ड्रामा कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील। उन्होंने बिहार के मतदाताओं से राज्य के लोगों की भावनाओं का अपमान करने वालों को करारा जवाब देने का आग्रह किया। जीत को लेकर आश्वस्त और महिला मतदाताओं पर जोर। जीत का विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बिहार में एनडीए की एक बार फिर बड़ी जीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि चुनावी रैलियों में रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। महिला कार्यकर्ताओं से आग्रह। पीएम मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं से अधिक मतदान सुनिश्चित करने का आग्रह किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी महिलाओं के वोट एनडीए को मिलें। जंगल राज पर वार। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बिहार चुनाव में जंगल राज के समर्थकों को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़े। महिला सशक्तिकरण।
पीएम मोदी ने दोहराया कि एनडीए सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने और उनका सशक्तिकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनावी अपडेट। पहले चरण का प्रचार समाप्त। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार आज 4 नवंबर 2025 खत्म हो गया। सीटों पर मतदान। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने। ट्रंप को लगे 3 बड़े झटके। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति में बुधवार की रात डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक सफलता लेकर आई। भारतीय मूल के डेमोक्रेट जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतकर न केवल इतिहास रचा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को भी करारा झटका दिया। न्यूयॉर्क में ममदानी की ऐतिहासिक जीत। पद। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। उम्र और पृष्ठभूमि। 34 वर्षीय ममदानी प्रसिद्ध भारतीय फिल्ममेकर मीरा नायर और युगांडा मूल के लेखक महमूद ममदानी के बेटे हैं। राजनीतिक विचारधारा। ममदानी को प्रगतिशील राजनीति प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की नई लहर का चेहरा माना जाता है। उन्होंने अपने सोशलिस्ट एजेंडे और ज़मीनी मुद्दों पर सीधे बात करके मतदाताओं को प्रभावित किया। प्रमुख चुनावी वादे। शहर में किराया फ्रीज करना, बस यात्रा मुफ्त करना, हर परिवार को सस्ती चाइल्ड केयर मुहैया कराना। ट्रंप का विरोध। ट्रंप ने ममदानी को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश की और उन्हें यहूदी विरोधी भी बताया, लेकिन उनकी धमकियों के बावजूद ममदानी ने भारी मतों से जीत हासिल की। ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को लगे 3 बड़े झटके। यह डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद का पहला बड़ा चुनाव था, जिसमें विपक्षी डेमोक्रेट्स ने तीनों प्रमुख रेस न्यूयॉर्क मेयर, वर्जीनिया और न्यू जर्सी गवर्नर जीतकर अपनी वापसी का बिगुल बजा दिया है। चुनाव क्षेत्र। विजेता डेमोक्रेट। महत्वपूर्ण तथ्य। न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और सबसे कम उम्र के मेयर बने। वर्जीनिया गवर्नर एबिगेल स्पैनबर्गर राज्य की पहली महिला गवर्नर बनने का गौरव हासिल किया। न्यू जर्सी गवर्नर मिकी शेरिल रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाट्रेली को हराकर पार्टी का दबदबा फिर से स्थापित किया। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भारतीयों का दबदबा। न्यूयॉर्क के अलावा वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स की जीत हुई और इन दोनों जगहों पर भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया। गजाला हाशमी भारतीय मूल की डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को हराकर वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर पद की दौड़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जे सिंह भारतीय अमेरिकी जे सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्जीनिया हाउस ऑफ डेलीगेट्स की डिस्ट्रिक्ट 26 सीट पर विजय हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा की प्रतिक्रिया। इन नतीजों को डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी मतदाताओं के असंतोष के एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार पर ट्रंप ने खुद से दूरी बनाते हुए ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। उन्होंने हार के लिए 2 वजहें बताईं। 1. ट्रंप बैलेट पर नहीं था। 2. गवर्नमेंट शटडाउन। गौरतलब है कि ट्रंप ने न्यू जर्सी और वर्जीनिया दोनों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए रैलियां की थीं। बराक ओबामा का बयान। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इन नतीजों को पार्टी के लिए नई उम्मीद बताया और कहा, जब हम मजबूत भविष्य दृष्टि वाले नेतृत्व के साथ जनता के असली मुद्दों पर एकजुट होते हैं तो जीत हमारी होती है। आज की रात उसी का सबूत है। जोहरान ममदानी की सफलता ने अमेरिकी राजनीति में ये बहस छेड़ दी है कि क्या डेमोक्रेट्स को ट्रंप के खिलाफ जनता से सीधे जुड़ने वाली प्रगतिशील राह अपनानी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममदानी ने दिखा दिया कि लोग ऐसे नेता चाहते हैं जो उनके मसलों को समझे, उनसे बात करे और वही बोले जो वे महसूस करते हैं। बिहार चुनाव। 36% ईबीसी वोटरों पर सभी दलों की नज़र, सत्ता की चाबी अब इसी वर्ग के पास। बिहार की राजनीति में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी है, जो राज्य की चुनावी तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। हालिया जातिगत सर्वेक्षण से स्पष्ट हो गया है कि ईबीसी की हिस्सेदारी राज्य की कुल आबादी का 36.01% है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ मिलकर ईबीसी वर्ग की कुल जनसंख्या बिहार में लगभग 63% है, जो इसे राजनीति का किंगमेकर बना चुका है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ईबीसी मतदाताओं को साधना ही सत्ता का निर्णायक कारक होगा। ईबीसी वोट बैंक का ऐतिहासिक रुझान। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक। पिछली चुनावी तस्वीर पर नजर डालें तो अति पिछड़ा वर्ग लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजबूत सामाजिक आधार रहा है। 2005 ईबीसी के जबरदस्त समर्थन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 143 सीटें मिलीं।
2010 ये समर्थन लगभग 70% तक पहुंचा और एनडीए को 206 सीटें मिलीं। 2015 और 2020 ये समर्थन घटकर 65-70% रह गया। बदलाव के संकेत। 2005 से नीतीश कुमार का मजबूत आधार रहा ये वर्ग अब धीरे धीरे नए राजनीतिक समीकरणों में खिंचता दिख रहा है। यही कारण है कि राजद, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस वर्ग में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। महागठबंधन की पिछड़ा कार्ड रणनीति। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन अब ईबीसी वोटरों को आकर्षित करने में जोर शोर से जुटा है। संगठन में प्राथमिकता। राजद ने हाल ही में मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष, अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी का नेता और रणविजय साहू को प्रदेश महासचिव बनाकर पिछड़ा कार्ड को मजबूत करने का स्पष्ट संकेत दिया है। उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी ईबीसी मतों को ध्यान में रखते हुए घोषित किया है। ईबीसी वर्ग की संरचना और वोटिंग व्यवहार। विशाल उपजाति समूह। ईबीसी के भीतर 130 से अधिक उपजातियां आती हैं। इस वर्ग में किसी भी एक जाति का अकेला हिस्सा 3% से ज्यादा नहीं है। प्रमुख जातियां। मुस्लिम जातियों में जुलाहा एकमात्र ऐसी जाति है जिसकी आबादी 3.5% है। 7 अन्य जातियां नोनिया, चंद्रवंशी, नाई, बरहाई, धुनिया मुस्लिम, कुम्हार और कुंजरा मुस्लिम की आबादी 2% से कम है। सपोर्ट मॉडल की प्रवृत्ति। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस वर्ग की प्रवृत्ति सपोर्ट मॉडल वाली रही है, यानी जिस दल की योजनाओं से लाभ मिले वे उसी के पक्ष में झुक जाते हैं। महिला और युवा मतदाता बनेंगे बड़ा कारक। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू के सामाजिक विज्ञान संस्थान एसएसएस के शिक्षक विवेक कुमार ने ईबीसी वर्ग में महिला मतदाताओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें ईबीसी में शामिल महिलाओं को विशेष रूप से देखना होगा। महिला परिवार को बिना बताए चुपचाप अपनी मर्जी से मतदान कर रही हैं, जो इस चुनाव में बड़ा कारक बनके उभरेगा। इसके अलावा इस वर्ग का युवा भी इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएगा। निर्णायक फैसला ईबीसी के हाथ। राजनीतिक विश्लेषक एकमत हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता का असली फैसला यही वर्ग करेगा। बल्ले बल्ले की स्थिति। अगर ईबीसी मतदाता एकजुट होकर किसी एक गठबंधन के साथ आते हैं तो उस दल के लिए सत्ता का रास्ता आसान हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला। लेकिन अगर ये मतदाता बिखरे रहे तो मुकाबला पहले से ज्यादा त्रिकोणीय और कांटेदार हो जाएगा, जिससे किसी भी दल के लिए बहुमत हासिल करना कठिन हो जाएगा। चीन की जबरदस्त डिमांड पर भारत झोंकने जा रहा पूरी ताकत। बनेगा रिकॉर्ड, बदलेंगे समीकरण। नई दिल्ली। इस साल भारत में सरसों रेपसीड की बुआई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। इसकी मुख्य वजह चीन की ओर से सरसों की खली, रेपसीड मील की भारी मांग और देश में अच्छी बारिश के कारण किसानों को मिला अनुकूल माहौल है। किसानों को पिछले साल सरसों की फसल से अच्छा मुनाफा हुआ था, जिससे वे इस साल भी बड़े पैमाने पर बुवाई कर रहे हैं। यह कदम भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी से देश महंगे विदेशी खाद्य तेलों पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा। चीन से क्यों बढ़ी सरसों की खली की मांग? कनाडा पर टैरिफ। चीन ने मार्च में अपने सबसे बड़े सप्लायर कनाडा से रेपसीड मील और तेल के आयात पर 100% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। विकल्प की तलाश। इसके बाद चीन ने कनाडा के विकल्प के रूप में भारत से रेपसीड मील की खरीद तेजी से शुरू कर दी। रिकॉर्ड निर्यात। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एसईए के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में चीन ने भारत से रिकॉर्ड 488,168 टन रेपसीड मील का आयात किया, जबकि पूरे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में ये आंकड़ा सिर्फ 60,759 टन था। पशु चारे की जरूरत। सरसों की खली पशुओं के चारे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन युक्त उत्पाद है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन उत्पादक है, जिसके कारण उसकी चारे की जरूरतें बहुत अधिक हैं। रिकॉर्ड बुवाई का अनुमान और किसानों को लाभ। बुवाई में बढ़ोतरी। जयपुर के बड़े व्यापारी अनिल छतर ने बताया कि इस साल सरसों की बुवाई का रकबा 7% से 8% तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान स्थिति। भारतीय किसान आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में बुवाई करते हैं। इस साल अब तक 41.7 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले 13.5% ज्यादा है। पिछले साल का रकबा। पिछले साल देश में कुल 89.3 लाख हेक्टेयर में रेपसीड की बुवाई हुई थी, जो पिछले 5 साल के औसत 79 लाख हेक्टेयर से काफी अधिक था। मुनाफा और एमएसपी। खली और तेल दोनों की मजबूत मांग के चलते पिछले साल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 5,950 रुपये प्रति 100 किलोग्राम से ऊपर कीमतें मिली थीं। सरकार ने नए सीजन के लिए एमएसपी को 4.2% बढ़ाकर 6,200 रुपये कर दिया है। भारत पर आर्थिक असर और समीकरणों में बदलाव। खाद्य तेल आयात में कमी।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है और अपनी लगभग 1/3 ज़रूरतें पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात से पूरी करता है। ग्लोबल ट्रेड हाउस के डीलर के अनुसार रेपसीड में सोयाबीन से कहीं ज़्यादा तेल होता है। अगर उत्पादन बुवाई के हिसाब से बढ़ा तो भारत के खाद्य तेल आयात में बढ़ोतरी को धीमा करने में मदद मिलेगी। सरकार का प्रोत्साहन। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार किसानों को तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्वास्थ्य लाभ और घरेलू मांग। सरसों का तेल सोयाबीन तेल की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है, जिससे घरेलू बाजार में भी इसकी मांग बढ़ रही है। किसानों के लिए ये दोहरा लाभ है। निष्कर्ष। चीन की मजबूत निर्यात मांग ने भारतीय किसानों को न केवल बेहतर दाम दिलाए हैं, बल्कि देश को खाद्य तेलों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान किया है। रिकॉर्ड बुवाई का ये रुझान बताता है कि भारत अपनी कृषि ताकत का उपयोग करके वैश्विक व्यापार समीकरणों में बदलाव लाने की ओर बढ़ रहा है।